मिलियन प्लस स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखी जिसमें हमने वन शॉट में सारा का सारा हिंदी ग्रामर खत्म किया है विद ट्रिक्स। फिर ये वीडियो लास्ट ईयर ट्रेंडिंग 5 पे थी जिसमें सारा राइटिंग सेक्शन सिर्फ 20 मिनट में उड़ा दिया है, जाकर जरूर चेक करना। और अब ये वीडियो भी धमाकेदार होने वाली है जिसपे हम पूरा का पूरा लिटरेचर सेक्शन वन शॉट में विद एनसीईआरटी की लाइन, पूरा इंपॉर्टेंट लाइंस भी देखते चलेंगे जो लाइंस दो वर्ड्स तुम्हें अपने आंसर में इंक्लूड करने चाहिए विद। आओ शुरू करते हैं वीडियो, बस एंड तक बने रहें, चाहे 1.5 पे देखो, बट आज ये वीडियो एंड तक देखो। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, आते अपने पहले चैप्टर पे, नेताजी का चश्मा। नेताजी यहाँ पे कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। और इस कहानी में दो कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर एक है अपने हालदार साहब और दूसरा कैरेक्टर है अपना कैप्टन और तीसरा कैरेक्टर है पानवाला। आओ स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो पहला कैरेक्टर का ही नाम मैंने लिया हालदार साहब। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब कस्बा मतलब क्या होता है? एक मोहल्ला, छोटा सा मोहल्ला, एक रूरल मोहल्ला, ठीक है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा जो था वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। वहां पर क्या क्या था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। जैसे जिसे पक्का महान मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, ठीक है। पक्का मकान बहुत कम थे। जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, समझ रहे हो? इस लाइन का मतलब क्या है कि जिससे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ कम था, यानी कि रूरल एरिया था, गांव का एरिया था और कोई बहुत बड़ा बाजार नहीं था। कस्बे में एक लड़के का स्कूल, इंपॉर्टेंट याद रखना, ये एग्जाम में लिखने आएगा। एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, अलग अलग, बेचारे दुखी होंगे दोनों, लड़के भी लड़की भी। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका क्या होती है? नगर निगम जैसा होता है ना, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, वैसी नगर पालिका थी। तो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। अब क्या काम करती थी ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये लिखा है, कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, टॉयलेट यूरिनल, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवा दी? इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा यानी मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। आओ स्टार्ट होती है कहानी। देखो यहां पे याद रखो क्या लिखा है। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को यही काम सौंप दिया गया होगा जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। क्या मतलब है? असल में हुआ क्या था, जो ये अपना मूर्ति बनी थी, ठीक है, इस मूर्ति में चश्मा ही नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी चश्मा पहनते थे बट मूर्ति में चश्मा मिसिंग था। तो इसका क्या रीज़न सोचा गया कि हो सकता है कि कस्बे के किसी एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर को काम दे दिया गया था, जिसको हम मोतीलाल जी नाम ले लेते हैं, और उन्होंने जल्दीबाजी में काम पटक देने का विश्वास दिला। बट उसके बाद क्या हुआ? जैसा कि कहा, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नाक से, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि मूर्ति कैसी थी, ये इंपॉर्टेंट आएगा। तो टोपी की नाक से यानी कि ऊपर टोपी के टॉप से नीचे कहाँ तक थी मूर्ति की हाइट? टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक की थी, 2 फुट की, जिसे कहते हैं बस्ट। इस साइज को बोलते हैं बस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे। फिर देखो उस मूर्ति को देखते ही यार देशभक्ति की फीलिंग आ रही थी। नेताजी के सारे हमारे नारे याद आ रहे थे, जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह वगैरह। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो कैसा था? एक असली का चश्मा लगा हुआ था, सचमुच का चश्मा, चौड़े काले फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। अब हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और पान खाया तो इसे लक्षित किया, यानी कि इस चीज़ को नोटिस किया। क्या किया? लक्षित किया मतलब नोटिस किया। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी यानी कि जानने की इच्छा हुई और मुस्कान फैल गई कि यार ये किसने किया, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की बट चश्मा रियल। तो अब यह पता करने के लिए जब हालदार साहब दूसरी बार आए तो उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया। उन्हें दूसरा चश्मा लगा हुआ दिखा, वहां पे पहला जो उस दिन था वो चश्मा नहीं था। अब इस कौतूहल दुर्ध्वनि हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, जिससे यहाँ पान खाते थे डेली डेली, उनके यहाँ ही पान खाने वाले से ही पूछ लिया कि क्या बात है भाई, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब देखो ये जो लिखा है ये है इसके नीचे कैरेक्टर स्केच, किसका? पान वाले का।
यानी रेखा चित्र आ सकता है ये पान वाला कैसा दिखता था। तो ध्यान से देखो, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, यानी पान खाता रहता था यार। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। ठीक है, खुश मिजाज मतलब कि खुश रहने वाला, मजाक करने वाला। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, यानी कि वो एक मोटा आदमी था, उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो अब हवलदार साहब कुछ समझे नहीं, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब हवलदार साहब सोचे कि क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी कुछ नहीं समझ पाए। तो आगे देखो, उसने बोला कि कोई गिराक, गिराक का मतलब क्या है, कस्टमर। कोई कस्टमर आया समझो, उसको अगर चौड़े चौखट चाहिए, चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। उन्होंने वो सोचा ये चीज़ को, ठीक है, किसने, हवलदार साहब ने। तो आप समझो, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी पान वाला बताता है कि वो असली चश्मा लगा देता है मूर्ति पे, बट फिर मान लो कोई कस्टमर आया और उसको वही चश्मा चाहिए, तो वो कस्टमर को बेच दिया और दूसरा चश्मा, नया चश्मा लगा दिया। इस वजह से हवलदार साहब को नया चश्मा देखने मिला। अब ये नीचे क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारा, देखो। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम है कैप्टन, इसे नेताजी को बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, इसलिए वो ऐसा काम करता है। अब वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम चाहिए, तो जैसी मूर्ति पर लगा है, जैसा मूर्ति पर लगा है वैसा फ्रेम चाहिए, तो क्या करता है, चश्मा वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः यानी पॉसिबली नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, यानी लगा देता है, जो मैंने ऊपर समझाया। ठीक है, अब आओ नीचे। तो सोचते हैं अपने हवलदार साहब कि भैया नेताजी का ओरिजिनल, स्पेलिंग याद कर लो एग्जाम में लिखने के लिए, ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो अब इसका जवाब ढूंढते हैं। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली। कौन सी बात भैया, कौन सी बात इतनी मजेदार और द्रवित हो गई। ये ऊपर जो लिखी है, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। ठीक है, उतनी देर में दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद खिड़की, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पान थूक किया और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बनाना भूल गया, चश्मा। उन्होंने पूछा ना कि ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो बोलता है मास्टर बनाना भूल गया। अब पान वाले के लिए तो बड़ी मजेदार बात थी, बट हवलदार साहब को चकित यानी कि शॉकिंग और द्रवित, दुखद बात लगी, क्योंकि वो एक देशभक्त थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट और मेन फ्रीडम फाइटर हैं। तो ये चीज़ उनके लिए दुखी थी। अब आगे वो सोचते हैं कि ये आदमी कौन है जो मदद कर रहा है, नेताजी के चश्मे लगा रहा है। तो हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लगा। उन्हें ख्यालों में खोए खोए पान वाले पान के पास पैसे चुकाकर, अरे पान वाले के पैसे देकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। अरे यार, इस लाइन का मतलब समझ गए ना कि चश्मे वाले की देशभक्ति से काफ़ी इंप्रेस थे और वो जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाके पूछा, ओ क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी अंग्रेजों से खिलाफ लड़ने के लिए। तो वो पूछते हैं कि वो नेताजी की इतनी रिस्पेक्ट करता है, तो क्या नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, यानी पहले क्या आज़ाद हिंद फौज में वो सिपाही रह चुका है। अब पान वाला फिर नया पान खा रहा था, यानी रेगुलर जितना बेचता नहीं था उतना खाता रहता था, समझ लो। पान पकड़े हुए अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, यानी मुंह में डालने वाला था, पान रुक जाता है और अपनी काली पीली बत्ती से निकाल करके बोलता है, मुस्कुरा कर बोलता है, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं, इतना अच्छा काम कर रहा है। तो अब हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी सरप्राइज रह गए, शॉक्ड रह गए। क्यों? ये अब आ गया अपना किसका कैरेक्टर स्केच, पान वाले का। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, और गांधी टोपी का मतलब गांधी जी की जैसी टोपी, और आंखों पर काला चश्मा लगा, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी एक छोटा सा समझ लो बैग, ठीक है, जिसमें सामान रखा जा सके, संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। ठीक है, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब सोच रहे हैं, बेचारा फेरी लगाता है, रोज लगाता है करके,
हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, भाई कैप्टन नाम क्यों है, या यही इसकी वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। पान वाला बोर हो गया था ये सब सुनते सुनते। देर हो रही थी तो हवलदार साहब भी जीप में बैठकर निकल गए। 2 साल तक, देख रहे हो, 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे, नेताजी की मूर्ति के चश्मे बदलते हुए देखते रहे। यही आदमी, यही कैप्टन जो है, चश्मे रोज बदल देता था हमारे नेताजी की मूर्ति पे। देखो ये मूर्ति का साइज इतना ही बड़ा है, ये बस्ट तक का साइज जो ऊपर मैंने समझाया था, ठीक है। देखो कभी गोल चश्मा, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, गोगो चश्मा, ये वो, मतलब दुनिया भर की वैरायटी के चश्मे लगे रहते थे। फिर एक बार ऐसा क्या हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अधिकांश मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक बार और ऐसा हुआ। अब हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखों को पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, बेचारे शौक में थे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, यानी वहां से निकल गए। रवाना होने का मतलब वहां से चले गए। अब बार बार सोचते हुए उन्होंने सोचा कि देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उस पर सोच रहे थे कि पान वाला उस पर तो हंसता है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। उनको तो कान से गुजरना होता है हर 15 दिन पे, तो 15 दिन बाद फिर गुजरे। अब गुजरे तो पहले ही ख्याल था कि यार नहीं देखेंगे मूर्ति की तरफ, क्योंकि मास्टर जो बना रहा था उसने तो मूर्ति पे चश्मा लगाया नहीं, और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पे गाड़ी मत रोकना, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर थे। मूर्ति पर नजर गई, कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, रास्ता चलते लोग देखने लग गए, लोग जितने आसपास थे सब देखने लग गए। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेजी से कदमों से मूर्ति की तरफ लपके, यानी बहुत तेज से भाग के मूर्ति की तरफ गए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए, ठीक है। अब मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था। याद रखना कौन से मटेरियल से बना, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी पहले तो कोई मूर्ति पे चश्मा लगाता नहीं था, एक ऐसा चश्मा लगा हुआ था नकली सा। फिर जब बेचारा वो था पान वाला तो वही करता था सारा चेंज, कैप्टन। अब वो मर गया तो कुछ दिन बाद देखा कि बच्चों ने किसका, सरकंडे का बना करके एक छोटा सा चश्मा लगाया था, जिससे हवलदार साहब इमोशनल हो गए। तो ये थी ये कहानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी बाल गोविंद भगत पर। इस पे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं तो देखो, इसमें है सबसे पहला कैरेक्टर इनके जो लेखक हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी। सेकंड, जब भी यहाँ चैप्टर में मैं आएगा तो समझ जाना वो वही लिख रहे हैं, क्योंकि ये समझ लो एक तरीके से अपने खुद से लिखी है। तो मैं जब भी चैप्टर में यूज होगा तो लेखक खुद है रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर सेकंड कौन है कैरेक्टर, यही बाल गोविंद भगत जो मेन कैरेक्टर हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत का सबसे पहले दिया गया है कैरेक्टर स्केच। ये जो लाइंस है ना, इसमें कैरेक्टर स्केच समझाया गया कि वो कैसे दिखते थे, और ये लिखने को आता था, लिखने को आता है भी। रेखा चित्र हिंदी में बोलते हैं कैरेक्टर स्केच को, समझो। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। अरे बॉडी काउंट नहीं बताया जा रहा उनका, 60 से ऊपर मतलब उनकी एज 60 से ऊपर की ही होगी। और बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, यानी बहुत लंबी बियर्ड नहीं रखते थे वो, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहते। मतलब छोटे छोटे सफ़ेद बाल थे, छोटे छोटे दाढ़ी थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, मतलब काम भर पहनते थे। क्या पहनते थे देखो आगे, कमरे में एक लंगोटी, सॉरी कमरे में नहीं, कमर में ही पहनते ना लंगोटी, कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, ठीक है। जो कबीर पंथी लोग पहनते हैं वो कनपटी टोपी पहनते थे। अब कबीर पंथी क्या है आगे देखेंगे इस चैप्टर में। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, काली कमली यानी काला कंबल,
फिर मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के छोर से ही औरतों की टीके की तरह शुरू होता, यानी नाक से ऊपर तक पूरा जाता। गले में एक तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ये सारे जो मैंने पढ़ा इतना डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा आ सकता है लिखने को। फिर उसके बाद देखो क्या बताया गया है बाल गोविंद भगत के बारे में, कि ये सब देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो गृहस्थ थे, वो बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ यानी जिनकी फैमिली हो यानी फैमिली से बिलोंग करते थे, फैमिली मैन थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। अब देखो, मुझे बोला गया, मुझे कौन है यहाँ पे? अपने मेन जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, मुझे जहाँ आएगा वो उनकी बात होगी जो लेखक है अपने। तो लेखक कह रहा है कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनकी फैमिली का तो मुझे याद नहीं, बट उनका एक बेटा था, एक पतोहू को तो मैंने देखा है। बेटा और पतोहू मतलब उनके बेटे की जो वाइफ थी। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु यानी खेती बाड़ी करते हुए, परिवार रखते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे। बल्कि साधु वो होता है जो परिवार त्याग कर दे और मोह माया से छूट जाए, दुनियादारी से मतलब रखना छोड़ दे। बट बाल गोविंद भगत फैमिली मैन होते होते भी साधु की सब परिभाषाओं पे खरे उतरने वाले थे। समझ रहे हो? खरे उतरना मतलब कि साधु की सारे क्वालिटीज उनके अंदर थी। कबीर को साहब मानते थे, कबीर सिंह को नहीं। ये कबीर है कबीर दास जी, कबीर दास को साहब मानते थे। ठीक है, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। मतलब बड़ी अच्छाई थी यार उनमें, ये सब लिखा हुआ है। किसी से भी दो गुट बहस नहीं करते थे, बहस करने में किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, यानी बात करते थे बट खामखा झगड़ा नहीं बोलते थे किसी से, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, बिना पूछे किसी की चीज़ यूज़ नहीं करते थे। व्यवहार में लाने का मतलब यूज़ ना करना। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कुतूहल यानी कि लोगों को यार एक इंटरेस्ट होता अजीब सा, कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यह लाइन का क्या मतलब है? कि वह गृहस्थ थे, फैमिली वाले थे, बट उनकी सब चीज़ किसकी थी? साहब की। और साहब कौन है यहाँ पे? कबीरदास जी। क्यों ऐसे थी? क्यों थी? क्योंकि जो कुछ भी खेती में होता था ना, वो सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते। कबीरदास जी का जो मठ बना हुआ होगा वहाँ पर कबीरदास जी के वहाँ ले जाते थे। उनके घर में 4 कोस दूर पर था, ठीक है, वो दरबार, एक कबीरपंथी मठ। कबीरपंथी मठ यानी कबीरदास का जो भी मठ होता है कबीरदास का, वहाँ पर कबीरदास के मठ पे ले गए, ठीक है। वह दरबार में भेंट रूप रख दिया। अरे मतलब जो भी खेती में पैदा हुआ, उन्होंने जो भी फसल वसल बनाई, सब ले जाकर कबीरपंथी मठ में रख दिया, फिर भेंट के रूप में रख लिया, फिर थोड़ा सा अपने लिए प्रसाद के रूप में ले लिया और उसी से घर चलाते थे, गुजारा करते थे। अब मौसम पे आ जाते हैं। आषाढ़ मौसम की बात हुई, यानी जून जुलाई के मौसम पे। रिमझिम है, जून जुलाई में क्या होता है? बारिश वारिश का मौसम होता है, तो आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी यानी कि फसल वसल का काम हो रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, बच्चे मजा करते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ पर यानी खेत की आउटलाइन जो होती है मेड़, उस पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ये सब मौसम को डिस्क्राइब किया जा रहा है। बरसात का मौसम ऐसे ही होता है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। क्या मतलब? कि इसी मौसम में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। स्वर तरंग मतलब कि गाने की आवाज़ आई, कुछ आवाज़ आई। ये क्या है? ये कौन है? किसका आवाज़ है ये? तो यह पूछना भी नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली है अपने मेन कैरेक्टर बाल गोविंद भगत। समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध में मतलब कि एक सीरीज में खेत में वो पौधे लगा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। वाह, क्या खूबसूरत लाइन लिखी गई है। और ऐसी लाइन अपने एग्जाम में लिखोगे तो मतलब मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को, कि उनका कंठ यानी कि वो जो गाना गा रहे हैं तो कुछ शब्द ऊपर जा रहे हैं स्वर्ग में और कुछ शब्द नीचे पृथ्वी पर जो है लोग हैं, मिट्टी पर खड़े हैं, उनके कानों में जा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। मतलब सब लोग इंप्रेस हैं भाई साहब, अपने मेन कैरेक्टर हालदार साहब हो गए ना कंफ्यूज। हिंदी में स्टोरीज में मेन कैरेक्टर याद रखा करो, हालदार साहब नहीं। इधर अपना मेन कैरेक्टर कौन? बाल गोविंद भगत जी। हलवाहों के पैर ताल
से उठने लगते हैं, ताल से उठने लगते हैं यानी एक रिदम में उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, मतलब बहुत मैजिकल सिंगिंग है यार। अब अगला मौसम वो तो हो गया अपनी बारिश का मौसम। अब आ गया है अगस्त सितंबर, भादो का महीना, ऑटम सीजन। वह अंधेरी अधरतिया यानी अंधेरी रात थी। अधरतिया का मतलब क्या होता है? आधी रात। अभी थोड़े ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई, यानी बहुत तगड़ी वर्षा थी, बहुत तगड़ी बारिश खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली का झंकार या दादुरों की टरटर, दादुरों यानी मेढक की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। क्या मतलब है कि ये जो मेढक वेढक शोर कर रहे हैं ना, इनकी टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को डुबो नहीं सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं। खंजड़ी क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढपली टाइप का, इस तरह से दिखता है। वो ढिमक ढिमक बज रही है और वो गा रहे हैं। यही उनका गाना। लिरिक्स कुछ इस प्रकार है। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहकू उठे ना। तुम लिरिक्स से मतलब मत रखो, ये लिखने नहीं आएगा। हाँ, पिया तो गोद में ही है, मतलब कुछ बारे में बताया गया उनके गाने के बारे में। नीचे आ जाओ। कार्तिक, अब ये अगला सीजन आ गया। क्या आ गया? कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां मतलब क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग्स, जल्दी जल्दी गाने, सुबह सुबह गाने लग गए उठ के भोर में। प्रभातियां जो फागुन तक चला करती, फागुन के महीनों तक गाते। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाग कर वह नदी स्नान, समझ रहे हो कि इतनी जल्दी उठते कि पता नहीं कब किस वक्त जाग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर तक जाते, वहां से नहा धोकर लौटते। गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जाते, बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी गाना गाने लग जाते। मतलब मॉर्निंग रूटीन बहुत तगड़ा था भाई साहब का। अब मैं यहाँ पे लिखा है, और मैं का मतलब क्या रहेगा? हमेशा लेखक, याद रखना, बाल गोविंद भगत से कंफ्यूज मत करना। अब लेखक क्या रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। वो दुरुस्त देर तक सोते वाले व्यक्ति थे, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी उनके संगीत की वजह से वो जल्दी उठे और पोखरे तक गए। पोखरे यानी कि नदी का किनारा, नदी पे जो छोटा सा पानी का एरिया होता है जहाँ पर लोग नहाने जाते हैं। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझी नहीं थी, यानी आसमान में तारे थे, रात का समय था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। ये जितना भी लाइन है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इतने डिफिकल्ट वर्ड लिखने होंगे, तो इसको भूल जाओ, आगे आ जाओ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब महू काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह में शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खिंजड़ी पर लगातार चल रही थी। मतलब कि उतने रहस्यमय वातावरण में, अजीब से मौसम में, एक कुश की चटाई पर बैठे थे, पूरब तरफ मुंह करके। पूरब मीन्स पूर्व, ईस्ट की तरफ मुंह करके। काली कमली यानी काला कंबल ओढ़े थे और अपना गाना गा रहे थे, और उंगलियां क्या कर रही थी? खिंजड़ी बजा रही थी। ठीक है। अब गर्मियां आ जाती हैं। गर्मियों में उनकी संझा, ये देखो मौसम वाइज जो दिया गया है, लिखने को अगर आ सकता है कि मौसम का और उनके गाने का क्या क्या रिलेशन है, तो एक एक लाइन सारे मौसम का लिख देना। जैसे हमने ऊपर देखा आषाढ़ का, फिर उसके बाद सारे मौसम का। तो अब आ जाती है गर्मी। गर्मी का भी जान लो एक आध लाइन इंपॉर्टेंट लिखने के लिए। तो गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अरे अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, यानी अपने घर के आंगन में ही बैठाकर फ्लोर पे ही बैठते आसन लगा के। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते, गांव के उनके चाहने वाले आके बैठ जाते, सब लोग ज्वाइन करते और सब नाचते गाते खुश रहते। ठीक है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, यानी मस्त है। अब बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। चरम उत्कर्ष, व्हाट अ वर्ड। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल पीक एंजॉयमेंट कब मिला उनको? जिस दिन उनका बेटा मर गया। ये क्या बात हुई यार? जिस दिन उनका बेटा मर गया, वो भी इकलौता बेटा था, वो कुछ सुस्त और बोदा सा था। यानी कुछ सुस्त था और बोदा, मतलब कि दिमाग से थोड़ा सा कमजोर था, उतना मेंटली डिसेबल्ड कह सकते हो, स्पेशली एबल्ड कह सकते हो, मेंटली प्रॉपर नहीं था। ठीक है। किंतु इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे और प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध में। अब देखो उसका पास बताया जा रहा है कि जब वो जिंदा था तो क्या क्या किया उनके साथ। मतलब जब बेटा जिंदा था तो उसके साथ क्या किया हमारे मेन कैरेक्टर
बाल गोविंद भगत जी ने। तो बड़ी साध से, बड़े सीधे तरीके से, अच्छे तरीके से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, अच्छी गर्लफ्रेंड, सॉरी अच्छी वाइफ मिल गई थी, अच्छी पतोहू मिल गई थी। घर की पूरी प्रबंधिका, प्रबंधिका मतलब मैनेजर, घर की मैनेजर बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, और निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, ठीक है, ये देखो, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने को लोगों को कहाँ फुर्सत, लोगों को कहाँ इतनी चिंता है। लेकिन मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। यानी मौत हो गई तो अब सबको आना पड़ा। हमने सुना, हमने मतलब कौन, लेखक ने और बाकी लोगों ने, सबने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, सबको उनके घर जाना पड़ा। तो देखा क्या, अब देखो क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट है कि जब घर गए सब लोग तो क्या देखा उस दिन, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक कर रखा था, एज यूजुअल डेड बॉडीज इन इंडियन फैमिली। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल डाल दिए थे, और तुलसी दल यानी तुलसी माला की वो जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, तुलसी दल भी डाल दिए, और सिरहाने एक चिराग जला दिया, एक दिया जला दिया, ठीक है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। देखो ये कितना मतलब वियर्ड बिहेवियर है कि उनका बेटा मर गया है, सब कुछ तो चलो ठीक है कर दिया, लिटा बेटा दे, चद्दर ओढ़ दी, चिराग जला दिया, फूल उल डाल दिए, बट आसन जमाए उसी के सामने बैठे गाना गा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी उसी स्वर उसी जोश से गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और कहते, उसे रोने को मना करते, बल्कि बोलते कि उत्सव मनाने को कहते। देखो, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेम से जा मिली, भले इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। क्या कहते हैं, बाल गोविंद भगत का ये स्टेटमेंट था कि आत्मा पर, देखो ये याद रखो, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपनी प्रेम से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, यानी लेखक सोचता कि यार ये पागल वागल हो गए हैं क्या, कि वह मृत्यु पर भी इस तरह से कर रहे हैं। तो अब याद रखना, नीचे देखो, बेटे की, अब देखो बेटे का क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, जल्द देर नहीं की, बेटे का क्रियाकर्म जल्दी कर दिया, फिर कुछ काम किया। नंबर 1 कि पतोहू से ही आग दिलवाई। सोचो उस जमाने में जब इतना बुरा हाल था, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, उस जमाने में पतोहू से आग दिलवाना, जबकि अलाउड ही नहीं होता है लड़कियों का, औरतों का जाना जहाँ पर लाश जलाई जाती है शमशान घाट पे, बट पतोहू से ही आग दिलाई, पहला काम। क्योंकि ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए। दूसरा काम क्या किया, पतोहू के भाई को बुलाया और बोला कि इसकी दूसरी शादी कर देना, ठीक है। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपका साथ देगा, वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने कसम खा ली कि इसको भेज के रहेंगे। उन्होंने कहा इस घर को छोड़कर चल दूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा इस घर छोड़कर, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। यही उनकी आखिरी दलील थी, और इस दलील के आगे बेचारी का क्या चलती, तो उसको जाना पड़ा। पहला काम पतोहू से ही आग दिलवाई चिता में, और दूसरा काम कि उसके भाई को बुलाकर उसको जाने को कहा, ठीक है, दूसरी शादी करने को कहा, जो अपने आप में एक बोल्ड स्टेप था उस जमाने के लिए। अब आगे देखो, बाल गोविंद भगत की मौत भी इसी तरीके से हुई। कैसे हुई मौत, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लिखा हुआ देखो। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, ठीक है, स्थान पर वो उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी संत समागम ये सब ज्वाइन करने में संतों को, और लोक दर्शन पर करते। पैदल ही जाते थे लोक दर्शन करने के लिए, यानी आसपास देखने के लिए पैदल जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, उतना दूर पैदल जाना। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, यानी वो कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। 30 कोस तक एक टाइम खाना खा करके वो व्यक्ति 30 कोस जा रहे थे, तो ऑब्वियसली उस उम्र में असर पड़ने वाला था। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु उस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, मतलब मस्ती बहुत करते थे अंकल बाल गोविंद भगत जी, है ना, वही मस्ती, ठीक है। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, किंतु नेम व्रत तो तोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जौन गीत, स्नान ध्यान,
खेती बाड़ी देखना, समझ रहे हो, मतलब कि तबीयत खराब है फिर भी वही चीज़, क्या क्या, वही लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने को कहा किंतु हंस कर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा कि भैया बाल गोविंद भगत टपक गए क्या, तो जी हाँ, बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। बाल गोविंद भगत का दी एंड हो गया और इस चैप्टर का भी दी एंड हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। लखनवी अंदाज, अपना अगला चैप्टर जिसके मेन कैरेक्टर एक है लेखक, अपने लेखक यशपाल नाम है जिनका, और दूसरा कैरेक्टर है एक नवाब साहब। ठीक है, आ जाओ, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले लाइन, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, मतलब कि ट्रेन चलने वाली थी, बस तुरंत चलने वाली थी। और मुफस्सिल का मतलब क्या होता है? मुफस्सिल का मतलब होता है जो मेन सिटी होता है ना, मेन सिटी सेंटर होता है किसी भी जगह का, उसके आसपास का कोई इलाका। ठीक है, अब आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। क्या होता है कि जब सेकंड क्लास की 2A यानी सेकंड क्लास की जो सीट होती है वो महंगी होती है। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। सेकंड क्लास का क्यों लिया? ताकि शांति वांति रहे, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखें और अपनी नई कहानी के बारे में लेखक जी सोच पाएं। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए अपने लेखक, और अनुमान के प्रतिकूल यानी कि उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी खाली नहीं था, निर्जन, जन मतलब लोग, तो ऐसा नहीं था कि उसमें लोग नहीं है, इंस्टेड भरा हुआ था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोशी सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। क्या मतलब? सफेद पोशी सज्जन यानी वो नवाबी टाइप के थे, नवाबी नस्ल के, और सफेद पोशी सज्जन ऐसे अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन करके बैठे थे पालथी मारे हुए। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिया पे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया कि डिब्बे में वो अचानक आ गए थे ना, तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा सामने वाले व्यक्ति को। किसको? जो नवाब साहब सामने बैठे हुए थे। अब आगे देखो, यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, सोचा हो सकता है कि ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में भी कुछ सोच रहे हो। हीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो सकता है। जो खीरा यार बहुत ही सस्ते सी चीज़ है यार, खीरा तो उस वस्तु का शौक यानी कि किसी के सामने दिखाना कि इनके खीरे का शौक है यार, बड़े छोटे आदमी है, देखने में तो नवाब लग रहे हैं, तो इस संकोच में हो सकता है वो घबरा गए हो, अजीब सा रिएक्शन दिया हो। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति यानी कि नवाब साहब ने उनसे बातचीत करने के लिए, अपने लेखक से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो वो भी लेखक भी जाकर एक किनारे बैठ गए। अब आगे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, सोचने लग गए कि क्यों वो नवाब साहब ने ऐसा रिएक्शन दिया। अब अपना सोच निकालते हैं कि हो सकता है, संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने की सोची हो, बट अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, बट अब गंवारा नहीं जा रहा है कि कोई एक आदमी और आ गया है कि एक सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, यानी लेखक के सामने खीरा कैसे खाएं। अब आगे क्या लिखा है? हम कनखियों में नवाब साहब की ओर देखते रहे, कनखियों से यानी कन अखियों यानी तिरछी निगाहों से देखते रहे, और नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, यानी बाहर देखते रहे। फिर बोले ओह। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन दिया। नवाब साहब ने इनकी तो क्या बोला? ओह। तो इन्होंने क्या बोला? उन्होंने ओह, आदाब दर्ज, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। उन्होंने पूछ लिया कि भैया खीरा है मेरे पास, खाओगे? तो इधर से नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, यानी देखो पहले तो उन्होंने बहुत बड़ा इग्नोर किया था, बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया था, और अब भाव परिवर्तन, अचानक से मूड चेंज कर लिया। तो उन्होंने भांप लिया कि शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया। क्या लिखा? शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं, यानी आप अपना शौक कहें, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आगे आओ। नवाब साहब ने क्या लिखा है? नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा। अब ये इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ है। नवाब साहब ने खिड़की से बाहर देखा और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, यानी सामने ट्रेन के सीट पे ही तौलिया बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। ओके। जेब में चाकू निकाला, जेब में से,
और दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। अरे सिरे को झाग निकालते हो ना आगे से ऐसे घिस घिस करके, वही किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते लगे। यानी बहुत बढ़िया से उसको छील करके खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को, यानी काट लिया फाक, यानी कि पीसेस को सही तरीके से बहुत अच्छे से तौलिया पर सजाने लग गए। अब आगे क्या हुआ कि लखनऊ स्टेशन पे क्या होता है कि जब भी ये लोग देते हैं ना सामान, तो उसके साथ हरी लाल मिर्च की पुड़िया वगैरह भी दे देते हैं, नमक वमक दे देते हैं। तो वही क्या, नवाब साहब ने जो पुड़िया मिली थी उससे नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। यानी जीरा मिला नमक लगाया और लाल मिर्च छिड़क दिया, बुरक दिया मतलब लगा दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में यानी उस प्रोसेस में उन्हें मुख खीरे का रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, यानी उसे मजा आ रहा था। ये सब कौन नोटिस कर रहा है? हमारा लेखक। नवाब साहब ने फिर से एक बार पूछ लिया, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, यानी लखनऊ का एक स्पेशल खीरा है, लखनऊ का बालम खीरा। तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से इनके भी मुंह में पानी आ गया था, बट इन्होंने मना कर दिया और क्या बोला, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब यानी कि इस वक्त मन नहीं है, नीड नहीं हो रही, और मेदा भी ज़रा कमज़ोर है। मेदा मीन्स पेट भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाएं, कि आप शौक फरमाएं। अब जो नीचे लिखा है क्या किया नवाब साहब ने, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। जो उन्होंने फांक, ये देखो ये पीसेस बनाए थे ना, उसकी ओर ध्यान से नवाब साहब ने ये देखो देखा, ध्यान से देखा उन पीसेस की तरफ। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी सांस छोड़ी। दीर्घ मतलब लंबी लंबी सांस छोड़ी खिड़की के बाहर देखकर। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। एक फांक यानी एक पीस उठाकर होठों तक लाए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंदी, यानी आंखें बंद कर ली। मुंह में भर आए पानी को घूट ले उतारा। मुंह पाना जाता है ना, बस वही निकला, उतारा। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी इतना कुछ किया, सूंघ वूंघ लिया, घोट भी ले लिया, यानी कि थूक वो भी ले लिया। अब उसके बाद बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी यही सेम प्रोसेस किया और रसास्वादन कर यानी स्वाद लेकर इस प्रकार से खिड़की के बाहर फेंकते गए, सिर्फ सूंघ करके। ठीक है, तो अब मानो कह रहे हो कि ऐसे ही खानदानी रईसों का तरीका है, यानी खानदानी रईस ऐसे ही खाते हैं। ऐसा कौन सोच रहा है? हमारा लेखक। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। बड़ा ये अजीब सी लाइन लिखी है व्यंग तरीके से कि नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, यानी कि इतना मस्त तैयार व्यार सजा वजा कर रखा, सूंघा बट खाया नहीं, और यही सब में थक गए। फिर हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। कि नवाब, अब हमारा जो लेखक था वो अपना सर हटा लेता है, अपना ध्यान हटा लेता है, नज़र हटा लेता है और सोचता है कि यही है भैया खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। यानी बड़े लोग हो सकता है ऐसे ही खाते हों, बट क्या ऐसे खाने से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर यानी पेट की तृप्ति भी हो सकती है, पेट को आराम मिल सकता है। तो आगे नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, सोच रहे हो उन्होंने खाया भी नहीं लेकिन नवाब साहब डकार ले रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं लेखक की तरफ देखकर, खीरा लजीज होता है लेकिन खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। ठीक है, खीरा लजीज तो होता है लेकिन होता है शकील, यानी कि इजीली नहीं पचाया जा सकता है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद यानी कि कमज़ोर मैदे, कमज़ोर पेट पर बोझ डाल देता है। समझ गए? अब ज्ञान चक्षु खुल गए। किसके? हमारे लेखक ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, कि इन्होंने तो मुझे आइडिया दे दिया भैया अपनी कहानी के बारे में जो सोचने आए थे टिकट लेके। इन्होंने आइडिया दे दिया। कैसे? कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यही आखिरी सोच थी हमारे लेखक की। ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म होता है जिसको लिखा था लेखक लेखपाल जी ने। ठीक है, कहानी यह भी, इसके क्या क्या मेन कैरेक्टर हैं? तो देखो, सबसे पहला कैरेक्टर हमारी लेखिका मन्नू भंडारी, फिर दूसरा कैरेक्टर है उनके पिताजी, और तीसरा कैरेक्टर है बाकी कई सारे छोटे छोटे रोल्स जो आगे हम देखेंगे।
ठीक है, आगे आओ। लेखिका अपने बारे में बता रही है, ठीक है, क्या बता रही है अपने जन्म के बारे में कि जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान से। जन्म हुआ था भानपुरा गांव में, बट यादों का सिलसिला यानी याद कहाँ से जुड़ी हुई है, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, यानी 2 फ्लोर के मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में क्या लिखा है, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। समझ गए? यानी कि कुछ पढ़ते लिखते रहते या फिर डिक्टेशन देते। डिक्टेशन समझते हो ना, जो बचपन में दिया जाता था, कुछ बोलते हो, मम्मी पापा कुछ बोलते थे और तुम वो स्पेलिंग लिखते थे, डिक्टेशन देना। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। क्या मतलब कि वो बेपढ़ी लिखी थी बेचारी और व्यक्तित्वहीन, उनकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं थी, ठीक है। सवेरे से शाम तक बस हम सबकी इच्छाएं पूरी करना और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, यानी प्रतिष्ठा यानी इज्जत थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए थे और समाज सुधार यानी सोशल वेलफेयर का कई सारा काम करते थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो बार बार ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंचते। क्या लिखा है? कई उनमें से ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचते। ओहदों मतलब कि अच्छी अच्छी नौकरी लगती है, अच्छे अच्छे पद पर पहुंचते, पोस्ट पर। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और इन दोनों उनकी दरिया दिली भी चर्चे में थी। अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। अभी तक तो हमने सब कुछ अच्छा सुना है, बट दूसरी ओर वो बेहद क्रोधी और अहमवादी, यानी बेहद क्रोधी, अहमवादी का मतलब अहंकारी, यानी कि बहुत ज्यादा रावण जैसे व्यक्ति थे, अहंकारी व्यक्ति थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, ये सब तो उसने सुना है, हमारी लेखिका ने, जो उनकी बेटी है, ये सब तो उन्होंने सुना है बस। देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। क्या मतलब कि इन गुणों को वो ढो रहे थे बस उनके पिता। जैसे एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। बताया ना, पहले इंदौर थे, अब अजमेर आ गए थे। आर्थिक झटके यानी कि पैसों की तंगी के कारण बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ, उस वजह से उनको इंदौर आना पड़ गया, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार यानी कि अंग्रेजी हिंदी का शब्दकोश डिक्शनरी तैयार की, के डिक्शनरी के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था उस टाइम का। बहुत पहले की बात हो रही है, ठीक है, आज़ादी के पहले की। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, अर्थ यानी पैसा नहीं दिया। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया, यानी सारी उनकी पर्सनालिटी खराब हो गई। यार होता ही है, इंसान कितना भी अच्छा हो, बट अगर उसके पास फाइनेंशियल लॉस होगा, पैसे नहीं होंगे, तो उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा। तो वही हुआ, सकारात्मक पहलू उनकी पर्सनैलिटी से निकलने लग गए, पॉजिटिव पहलू, और सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहंकार उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं की भागीदारी बनाएं। ठीक है, उनका बच्चों के साथ भी व्यवहार बदल गया। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती रहती। यानी बच्चों से भी अलग व्यवहार हो गया और सारा गुस्सा किस पर निकालते थे? लेखिका की माँ पर। ठीक है, आगे देखो। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता के बाद को दिनों में इतनी शक्की बना दिया। अरे यार क्या मतलब, पहले उनके पिता बड़ा सब पे विश्वास कर लेते थे, बट विश्वासघात जब हुआ तो उन्हें शक्की बना दिया, यानी कि शक करने लग गए। अब आगे पढ़ो। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही, तुम सोच रहे होगे इतनी देर से लेखिका तो हमारी मन्नू भंडारी जी हैं, MV मन्नू भंडारी, बट ये अपने पिताजी के बारे में क्यों गा रही हैं इतनी देर से? तो सुनो, यही लिखा है कि पर यह पितृगाथा यानी पिताजी की गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान यानी उनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करनी है, बल्कि मैं तो यह दिखाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हैं, चाहे जाने या अनचाहे। मतलब क्या इसका?
कि कौन सी पिताजी की व्यक्तित्व, पिताजी की पर्सनालिटी की कौन कौन सी खूबी और खामियां मेरे अंदर आई हैं, इनके अंदर, एमबी के अंदर, मन्नू भंडारी जी के अंदर। तो आगे देखो, अपने बारे में कुछ बताती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। कैरेक्टर स्केच बोल सकते हो एक तरीके से, कैरेक्टर स्केच या रेखा चित्र, कि मैं काली हूँ, कौन, अपनी एमबी मन्नू भंडारी लेखिका। बचपन में दुबली और मरियल सी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना करते, और फिर उसकी प्रशंसा नहीं। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उनसे उबर नहीं पाई। कहने का मतलब ये है कि बचपन में क्या हुआ कि ये तो एक थी, इनकी बहन थी, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, तो पिताजी सिर्फ इसकी तारीफ करते रहते थे, जिसके वजह से ये बेचारी दुखी रहने लग गई, और नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा होने के बाद भी आज तक वो उस चीज़ से उबर नहीं पाई, उठ नहीं पाई, और अजीब सा हीन भावना उनके अंदर थी। ठीक है, एक अजीब सी फीलिंग थी। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने गढ़ने को ही आती हूँ। समझ रहे हो? शायद अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, कि हो सकता है कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा रह गया हो जिसकी वजह से आज भी उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने उपलब्धि यानी जो भी अचीव किया है वो भरोसा नहीं कर पाती, और लगता है कि तुक्का ही लगा है। पिताजी बहुत शक्की स्वभाव के हो गए थे। मैं कभी बनना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही देखने देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। समझ रहे हो कि अपनों से जब विश्वासघात मिला तो वो शक में बदल गया, आगे सब पे वो शक करने लग गए। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। मतलब कि जो भी हमारे साथ होता है उसका हमारा सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, पिता के ठीक विपरीत थी उनकी बेपढ़ी लिखी माँ। अब माँ के बारे में जान लो। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। किनमें? लेखिका की माँ में, एमबी की माँ में, हमारी मन्नू भंडारी जी की माँ में। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थीं वो। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यानी वो थी तो बहुत अच्छी, बट वो कभी लेखिका के आइडल नहीं बन सकी, ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। पैतृक पुराण यानी पिताजी का जो भी तो ने पुराण यानी कि गाया ना, पूरा सब कुछ तलम्ब बताया, उसको समाप्त करते हैं और अब लेखिका के ऊपर आते हैं। चलो, लेखिका अपने बारे में बताना शुरू करती हैं। लेखिका का नाम मन्नू भंडारी। ठीक है, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन में सारे खेल खेले। वही यार, आगे लिखा है जितने भी बचपन के खेल होते हैं, पकड़म पकड़ाई, गुड्डे गुड़ियाँ वगैरह वगैरह, दुनिया भर का खेल। हाँ, इतना ज़रूर था, देखो बताया था उस ज़माने पे लड़के बाहर जाते थे, लड़कियों को उतना अलाउ नहीं था, बट इतना था कि अगल बगल एक दूसरे के घर में, मोहल्ले में कहीं भी जा सकती थी। ठीक है, ये चीज़ था। और आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ महसूस होता है, आज वो कहती हैं कि आज के ज़माने में तो पड़ोस कल्चर है ही नहीं, यानी लोग एक दूसरे के पड़ोसी के पास जाते ही नहीं हैं। और ये चीज़ मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियाँ का पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैं अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया। यानी आजकल तो लोगों के पास पड़ोस कल्चर है ही नहीं, लेकिन लेखिका किशोरावस्था अपनी ख़त्म करके युवावस्था यानी एडल्टहुड में आई, बड़ी हो गई। कब? इसी मोहल्ले में। सारी कहानियाँ इसी मोहल्ले में गुजरी हैं। बड़ा आदमी अपने मोहल्ले में होता है, तो कई सारी कहानियाँ इनकी इसी मोहल्ले से रिलेटेड हैं। ठीक है, आगे आओ। उसी समय के दा साहब, उसी मोहल्ले के एक व्यक्ति का नाम बता रही हैं, दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित उठते, या मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। मतलब कि एक व्यक्ति थे दा साहब जो महाभोज में आते ही आते थे। अब आगे देखो, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए थी, क्या क्या योग्यता चाहिए लड़की के विवाह के लिए उस समय पे, कि उम्र में 16 वर्ष से अधिक हो और शिक्षा में मैट्रिक,
जैसे आज के समय पर अगर लड़की का विवाह करवाना है तो उन्हें रील्स बनाने आना चाहिए हो। बात तो सही है। उसी तरह पिछले ज़माने में अगर लड़की का विवाह करवाना है तो उम्र 16 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और शिक्षा में मैट्रिक यानी 10वीं पास 10 तक पढ़ा होना चाहिए बस। सन 44 की बात है, यानी 1944 में सुशीला ने योग्यता प्राप्त कर ली, यानी एमबी की मन्नू भंडारी हमारी लेखिका की बहन ने, सुशीला ने योग्यता प्राप्त कर ली, जो सुंदर वुंदर थी काफ़ी, जिससे अपनी कंपैरिजन करते थे उनके पिता, और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पर्सनालिटी में चेंज आएगा ऑफकोर्स, सारे बड़े भाई बहन बाहर निकल गए। ठीक है, आगे क्या हुआ देखो। रसोई में जाना पिताजी को नहीं पसंद था, चाहे लड़का लड़की उससे नहीं मैटर। रसोई को वो भटियार खाना कहते थे, भटियार खाना कहते थे। कौन? उनके पिताजी। और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता यानी कैपेबिलिटी और प्रतिभा यानी टैलेंट को भट्टी में झोंकना था। भट्टी यानी कि जो फायर होता है ना, उसमें जलाना था। तो घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, जमकर बहस होती थी। ऑफकोर्स होगा, क्योंकि पिताजी क्या कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, यानी शौक था। चाय पीने के बहाने वो वहाँ जाती थीं और कुछ कुछ कहानी वहानी भी सुन लेती थी। सन 1942 में पता है ना कितना आंदोलन था, कि आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियां की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। अब वो थी तो यंग ही, उन्हें उतना डिटेल में ये सब नहीं मालूम था। बट हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्तों शहीदों की आकर्षण, उनकी कुर्बानियों में ज़रूर मन आक्रांत रहता था। ठीक है, आगे देखो। सन आता है 1945 में। जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, फर्स्ट ईयर यानी कॉलेज का फर्स्ट ईयर, हिंदी की प्राध्यापिका मिली शीला अग्रवाल। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या नाम है? शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। अब सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है, जूनियर स्कूल होता है हाई स्कूल, अब 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। कौन नियुक्त हुई थी इसी साल? ये शीला अग्रवाल, उनकी टीचर। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। साहित्य यानी ये लेखक वगैरह बनने की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव ना करके, चुनाव करके पढ़ने में बदला। क्या मतलब? मात्र पढ़ो मत, बल्कि चुनाव करके, यानी चूज करके पढ़ो, अच्छे मटेरियल्स पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो। तो क्या क्या उन्होंने पढ़वाया? कई सारी चीज़ें पढ़वाई, जैसे बढ़कर ज्ञानेंद्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई, यानी इन लोगों को पढ़ने लग गई। पहले सिर्फ प्रेमचंद पढ़ती थी, बट अब शरद प्रेमचंद से बढ़कर आगे इन सब लोगों को पढ़ने लग गई। कौन? हमारी लेखिका। फिर तो फैलते ही चली गई, यानी और लोगों को पढ़ने लग गई डिटेल में। उस समय ज्ञानेंद्र जी की छोटी छोटी सरल सरल वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। ठीक है, किसने? ज्ञानेंद्र जी की जो छोटी छोटी सरल शैली वाली चीज़ें थीं, सरल शैली वाली लेखकियाँ थीं, मतलब लेख थे, वो उन्हें बहुत इम्प्रेस किए। अब सुनीता एक उपन्यास का नाम है जो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी की उपन्यास शेखर एक जीवनी, ये भी अच्छा लगा था, और नदी के द्वीप, ये भी उन्होंने पढ़ा था। तो ये सारे कुछ वो हैं अपने उपन्यास या फिर लेख के नाम हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। फिर एक और कौन सा पढ़ा था? त्यागपत्र और चित्रलेखा। आगे आओ। शीला अग्रवाल का रोल इंपॉर्टेंट है। वापस इंपॉर्टेंट चीज़ पे आओ। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने की जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। यानी उन्होंने देश दुनिया के बारे में और चीज़ें बताई और इन्वॉल्वमेंट शुरू किया, जिसकी फायर लग चुकी थी ना घर से ही, बट उसकी और डिटेल में किसने सब कुछ किया? सक्रिय भागीदारी किसने करवाई? शीला अग्रवाल ने, उनकी टीचर ने। सन 1946 की बात है कि वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठा रहना संभव था भला? 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ है, तो उस टाइम पे बहुत अजीब स्थिति रही होगी। तो वही कह रही हैं कि उस टाइम पे वैसे भी घर में बैठना क्या संभव था भला? तो देखो, जुलूस हो रहे थे, हर जगह भाषण हो रहे थे। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या रोल था उनका? मैं भी युवा थी, ठीक है, यंग थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून में लावे में बदल दिया था। ठीक है, स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक मेरे घर में। क्या मतलब? पिताजी की आज़ादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूँ बैठूँ, जानूँ समझूँ, लेकिन ये नहीं कि बाहर जाऊँ, नारे लगाऊँ, लड़कों के साथ इधर उधर घूमूँ। ये सब उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्हें आज़ादी के दायरे में चलना होता था, यानी एक बाउंड्री थी, लिमिट थी फ्रीडम की। ठीक है,
जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध में सबको थराथर देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी तक चला। मतलब कि ये सब के बावजूद उन्होंने अपने मन की सुनी और अपने मन का करते रहीं। कब तक? जब तक उनकी शादी नहीं हो गई राजेंद्र नाम के व्यक्ति से। ठीक है, आगे आओ। एक बार क्या हुआ कि कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करी गई। अनुशासनात्मक का मतलब क्या होता है बताओ? अनुशासनात्मक का मतलब अनुशासन, यानी कि अरे यार अब इंग्लिश वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अनुशासन यानी कि यार बिल्कुल क्या बोलते हैं यार उसको, वर्ड किधर चला गया? अनुशासनात्मक यानी कि डिसिप्लिन रिलेटेड कार्रवाई की गई। अब पत्र आया, पिताजी पत्र पढ़ते ही बिल्कुल गुस्सा के बोलने लग गए, यह लड़की मुझे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन तो नहीं दिखवाया। यानी कि उनके 4 बच्चे उसी स्कूल में उसी कॉलेज से पढ़ के तो पहले भी निकल गए, कहीं भी पढ़ के निकल गए, बट उन्होंने ऐसा दिन नहीं दिखाया। अब गुस्से से भन्नाते ही हुए वो गए। लौट कर क्या कहर भरपा होगा इसका अनुमान था, वो जानती थी, इसलिए वो बहाना बनाकर अपनी माँ को बताकर वहाँ से बाहर निकल गई। अब सारे कॉलेज की लड़कियाँ पर इतना रौब है तेरा, मतलब जब वापस आई, गई तो सही लेकिन डरते डरते वापस आई तो क्या हुआ? सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी, आग्रह यानी रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं, तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। अब देखो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें इससे, कि लेखिका के कहने से लड़कियां प्रोटेस्ट करने आती थी कॉलेज की पढ़ाई लिखाई छोड़कर, और वो आज़ादी के समय की बात है, उस समय प्रोटेस्ट ऐसे ही होता था। और इस समय जो तुम क्लास छोड़कर आ जाते हो वो प्रोटेस्ट नहीं है ब्रदर। आगे आओ। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, कहाँ बड़े गर्व से ये सब बात कर रहे थे, यानी बड़े प्राउडली कह रहे थे कि तुम्हारा इतना इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, अमेजिंग, प्राउड थे वो। यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला? बेहद गदगद स्वर में पिताजी को ये सब सुनाते रहे, और मैं अवाक यानी कि वो सरप्राइज पड़ी रही, सरप्राइज देखती रही। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। किसे? अपनी एमबी को। एमबी यानी कि मन्नू भंडारी जी, अपने लेखिका को विश्वास कुछ भी नहीं हो रहा था। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज। अब एक और घटना क्या है? आज़ाद हिंद फौज जो हमारे नेताजी ने बनाई थी कि मुकदमे का सिलसिला था, सभी कॉलेज स्कूलों दुकानों के हड़ताल का आह्वान था। ठीक है, जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत, मतलब कि हड़ताल करनी थी, और जो हड़ताल दुकानें नहीं कर रही थी, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था कि दुकान बंद करो, प्रोटेस्ट में साथ दो। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। अब वहाँ पर किसी ने देख लिया, किसी दकियानुसी मित्र ने, और घर जाकर बोला, अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़ताल करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वाह, हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता ये सब। कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी है आपको या नहीं? मतलब कुल मिलाकर के आग लगाने आया था, चुगली करने आया था ये अंकल। ठीक है, देखो ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पर लड़के लड़कियाँ सब दुकानें बंद करवा रहे हैं, बोल रहे हैं दुकानें बंद करो, साथ दो आज़ाद हिंद फौज के ऑर्डर का। तो वो तो आग लगाकर चले गए। जब आई घर पर तो पिताजी बबक रहे थे, बोल रहे थे बस अब यही रह गया था, लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। अब इतना कुछ तो हुआ, बट एक दिन क्या हुआ, पिताजी के एक मित्र आ गए, डॉक्टर अंबालाल, और वो आकर इनकी तारीफ कर देते हैं। बोलता है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तुम एक बहुत अच्छा काम कर रही हो क्या। और पिताजी से इसके बोलते हैं कि क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड, क्या बोला इन्होंने, यू हैव मिस्ड समथिंग, कि तुम कुछ मिस कर रहे हो। और वे धुएंधार तारीफ करने लग गए, बहुत तगड़ी तारीफ, और पिताजी के चेहरे पर संतोष धीरे धीरे गर्व बदल रहा था। तो पिताजी बड़े अजीब थे,
कोई एक गुस्से में आकर कुछ बोलता था, चुगली करता था तो गुस्सा आते थे, अब कोई तारीफ कर रहा है तो खुश हैं, प्राउड हैं। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, आगे देखो। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता है, यानी कि लेखिका सोचती है कि उस उम्र में क्या ही भाषण दिया होगा, बट डॉक्टर साहब ने स्नेह था, डॉक्टर साहब का स्नेह था। डॉक्टर साहब मतलब वो फ्रेंड जो आकर उनकी तारीफ करके उनके पिताजी के सामने चले गए कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यो धुआंधार बोलना चले जाना इसके मूल में रहा है। ठीक है, एक और विशिष्ट बनने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर एक सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी की इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकरा रहा है? क्या मतलब है इस लाइन का कि देखो, एक और विशिष्ट यानी विशेष बनना है और दूसरी ओर सामाजिक छवि की भी चिंता है, तो क्या दोनों एक साथ हो सकता है? कुछ तो बोल्ड कदम लेना पड़ेगा ना। तो सन 1947 क्या हुआ आगे देखो। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। शीला अग्रवाल कौन? वो टीचर जिसने इंस्पायर किया था अपनी MB को, अपनी मन्नू भंडारी को। तो इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में ही 3rd ईयर की क्लासेस बंद करवा के हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। ठीक है, इनको अलाउ नहीं किया अंदर आने को, और 3rd ईयर का एग्ज़ाम जुलाई में ही करवा दिया कि प्रोटेस्ट वगैरह ना इस बात से कि शीला अग्रवाल को निकाल दिया गया है। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ गया। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत 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 बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, यानी छोटी हो गई, गुम हो गई। क्या खुशी थी? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमारा देश आज़ाद हुआ और ख़त्म हुआ ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर, नौबत खाने में इबादत। क्या है इसका मतलब? सबसे पहले जान लो कि इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा जी, और ये चैप्टर किसके बारे में? अपने मेन कैरेक्टर बिस्मिल्लाह खां सर के बारे में, जो एक भारत रत्न अवार्डी शहनाई वादक हैं, यानी शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां जी। और नौबत खाने में इबादत का मतलब क्या है? नौबत खाना क्या होता है? मंदिर का वो एरिया जहाँ पर शहनाई बजाई जाती है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता हो। और इबादत मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, यानी इतनी शिद्दत से बजाना उस इंस्ट्रूमेंट को, इतनी शिद्दत से वो काम करना, ये लगे इबादत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। सन 1960 से 1922 के आसपास की काशी मीन्स बनारस, उस समय की ये कहानी है। 1960 से 1922 के पास। अब पंचगंगा घाट स्थित, जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी क्या होता है? यानी कि मेड़, वो बाउंड्री जिससे पैर डाल के तुम आते हो ना अंदर। तो पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना, और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि क्या है? एक आवाज, वो गाना, वो स्वर। पढ़ो यहाँ पे अमीरुद्दीन। अभी अमीरुद्दीन कौन है? याद रखना, बचपन में उनका नाम, हमारे बिस्मिल्लाह खां जी का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। तो कई जगह पर यह आएगा। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है, यानी उनके बचपन की बात है, बचपन से लेके पूरी कहानी उनकी देखेंगे हम। अभी सिर्फ 6 साल का है, और बड़ा भाई, उनके बड़े भाई कौन थे? शमशुद्दीन, 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, यानी बचपन में उन्हें कुछ पता नहीं था यार कि राग यानी स्वर, राग, ताल, ये सब क्या होता है, कैसे गाते हैं। बट ये लोग मामू जान वगैरह को बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। ठीक है, जो मतलब कि अपनी भाषा है सिंगर लोग की, वो सब सुनते रहते थे घर में, क्योंकि सब लोग इसी पेशे में थे। इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामद्वय, क्या? अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। अमीरुद्दीन का जन्म, अब देखो उनके बचपन की बात सुनो। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? बिहार के डुमराव गांव में। कहाँ? डुमराव में, बिहार में, एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर आ गए। नाना का घर कहाँ? वही ननिहाल, काशी में आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता नहीं है, मतलब उतना फेमस नहीं है, बट ऐसा नहीं लगा कभी भी। क्यों? क्योंकि शहनाई और डुमराव का एक दूसरे से एक वास्ता है। क्या? शहनाई और डुमराव का एक दूसरे के लिए उपयोगी है। कैसे? देखो क्या होता है कि शहनाई बजाने के लिए एक रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो कहाँ पाई जाती है? डुमराव से मुख्यतः
सोन नदी है वहाँ पे डुमराव में, उसी के किनारों पर वो घास पाई जाती है। तो ये रिश्ता है किसका, शहनाई का और डुमराव का। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसे वाद्य बजाया जाता है। और फिर बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद पैगंबर खां और मिट्ठन के छोटे साहबाज हैं। पैगंबर बख्श खां किनका नाम है, उनके पिताजी का, और मिट्ठन उनकी माँ का। आगे आओ, अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र भी अभी 14 साल है। ठीक है, अरे वही अमीरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खां वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां का नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। ये कब की बात है, जब वो 14 साल के थे तो रियाज के लिए यानी प्रैक्टिस के लिए जाने लग गए। कहाँ, अपनी बालाजी मंदिर। मगर एक रास्ता है मंदिर तक जाने का। अब उस रास्ते के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह रास्ता रसूलन भाई और बतूलन भाई, ये दोनों बहन हैं, यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। क्यों भाई, उन दोनों बहनों को देखने? नहीं, इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूला और बतूला जब गाती हैं अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, यानी कि बहुत अच्छा गाती हैं। ठीक है, आगे आओ। वैदिक इतिहास में कुछ बताया गया है शहनाई का बैकग्राउंड हिस्ट्री, कि वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी मतलब नरकट या रीढ़ होती है, को नए बोलते हैं। अरब में क्या बोलते हैं इसको, नए। शहनाई को शाहने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शाह मतलब टॉप पे बैठे हुए उपाधि। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची गई बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन किया गया। तो यह शहनाई की थोड़ी हिस्ट्री अगर आएगा लिखने को तो ये येलो पार्ट लिखना है। देन आगे आओ, दक्षिण भारत साउथ इंडिया में वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। आगे देखो, 80 बरस की पांचों वक्त वाली, अब बात हो गई कि जब वो थोड़े से उम्रदराज हो गए अपने बिस्मिल्लाह खां, 80 बरस के जब हो गए तो पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। यानी पांचों वक्त जब भी वो प्रेयर करते हैं तो वो क्या मांगते हैं कि मेरा सुर अच्छा रहे। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं भगवान से, हे मेरे मालिक, एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। यानी इतना अच्छा मेरा सुर कर दे कि जब लोग सुने तो आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। यानी उनको उम्मीद है कि भगवान एक बार उनकी बात सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। अब आगे देखो, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। यानी मुहर्रम वो सेलिब्रेट करते थे। कैसे, देखो, मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी यानी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक मनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है यानी जाता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजाता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। यदि निषेध यानी अबैंडन, एब्सेंस, कि राग रागनी उस दिन अदागारी नहीं करते हैं। उस दिन राग कोई नहीं बजाता। उस दिन कोई सिंगिंग, कोई म्यूजिशियन काम नहीं करता मुहर्रम के दिन। तो मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपने जवानी के दिन याद करते हैं। अब जवानी के दिन उनके इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या उन्होंने याद किया, देखो, अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम याद करते हैं, बल्कि पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कौन है ये लोग, देखो, कुलसुम एक हलवाइन है और गीता बाली और सुलोचना कौन है, देखो, सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्द ही खिस में हंस देने की ईश्वरी कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बसी हुई हैं। क्या है यादें, देखो, वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है, यानी बड़े खुश हो जाते हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर
ढेरों छोटी बड़ी शहनाई से एक शहनाई ढूंढता था। यानी उनको इंटरेस्ट बचपन में आ गया था, जब घर में पूरी फैमिली शहनाई का काम कर रही थी तो वो भी इस सब में इंटरेस्टेड थे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, देखो क्या इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। क्या लिखा है कि मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वह करके दी जाती है, सिर हिलाकर जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार में तो पूछना ही क्या, उस समय 3rd क्लास के 6 पैसे का टिकट मिलता था। यानी सिनेमा हॉल में 3rd क्लास का 6 पैसे का टिकट मिल जाता था। तो अमीरुद्दीन अब पैसे कैसे जमा करते थे, ये एग्जाम में कई बार आया है, देखो कैसे जमा करते थे। 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते। अब इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई यानी यही तरीका, इस तरह से पैसा जमा करके लेकर चला फिल्म देखने, जो बालादीर मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से मिलती थी। ऐसे पैसा जमा करते थे बचपन में, बट फिर बड़े होकर कैसे, जब शहनाई बजाकर पैसे मिलते थे तो वहां से जो जमा हुआ बालाजी मंदिर से, वो भी अपना फिल्म देखने में खर्च करते। 1 अठन्नी मेहनताना मिलता था, यानी महीने का 1 अठन्नी रुपये मिलता था, 1 अठन्नी सिर्फ मिलता था। उस पर यह शौक जबरदस्त की सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, कुलसुम कौन, कचौड़ी वाली, वहां की संगीतमय कचौड़ी। ये इसका क्या मतलब है संगीतमय कचौड़ी का, ये इंपॉर्टेंट है। संगीतमय कचौड़ी क्या है, देखो आगे लिखने को आएगा कि संगीतमय कचौड़ी या कुलसुम की कचौड़ी का वर्णन कीजिए। तो संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरो अवरो दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है अपने खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। यानी रियाज भी पसंद है और स्वाद भी पसंद है, इस बात में कोई शक नहीं। और आगे देखते हैं, वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ मंदिर है काशी में, विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। यानी वो अपना एक तरीके से समझ लो रिस्पेक्ट देते थे उस मंदिर की तरफ, और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बचती है, उस तरफ मुंह घुमाकर बैठकर शहनाई बजाते थे। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरे रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। रीढ़ क्या है, शहनाई बजाने के लिए यूज होता है। अक्सर कहते हैं, अब क्या कहते हैं वो सुनो, बनारस के बारे में, काशी के बारे में कुछ कहते हैं। क्या रे मियाँ, ई काशी छोड़कर हम कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई और हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर से बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वाजन रह चुके हैं। अब हम क्या करते, मरते दम तक ना ये शहनाई छूटेगी ना काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। ठीक है, शहनाई और काशी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर समारोह और उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां हैं, मतलब बिस्मिल्लाह खां इतने फेमस हुए कि बिस्मिल्लाह, लोग कहते हैं अरे ये तो बिस्मिल्लाह खां हैं, और इसका मतलब क्या हुआ कि अरे ये तो बहुत बढ़िया शहनाई बजाते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। जैसे बोलते नहीं अरे तो सचिन तेंदुलकर, नहीं बोलता क्रिकेट खेलता है, बस बिल्कुल उसी तरह। आगे देखो, बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ, यानी जब वो फेमस होना शुरू हुए, फूक में अजान की तासीर उतारी आई, मतलब बहुत बढ़िया से बजाने लग गए जब वो। तो किसी एक दिन एक शिष्या यानी कि उनकी शिक्षिका ने, शिष्या मीन्स होता है उनकी स्टूडेंट ने बोला डरते डरते कि खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, यानी इतनी रिस्पेक्ट है, अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है। सोचो, भारत रत्न जैसा बड़ा अवार्ड उन्हें मिला था। या फटी तहमद ना पहना करें, यानी फटी लुंगी ना पहना करें। अच्छा नहीं लगता जब भी कोई आता और आप इस फटी तहमद में पहले सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुरा करके बोलते हैं प्यार से, लाड से मतलब प्यार से बोलते हैं, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगैया नहीं, मतलब लुंगी पे नहीं मिला है, सहनाई पे मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है। क्या दुआ मांगते थे वो, फटा सुर ना बख्शे, यानी फटा सुर ना दे। लुंगिया का क्या है, अगर फटी भी मिली, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। अब सन 2000 की कुछ बात है, सचमुच 2000 की क्या बात है कि सचमुच हैरान करती है काशी। पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया, यानी उस समय पक्का महाल एरिया से जब मलाई बर्फ बेचने वाले गए, संगीत और साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई, यानी गायब हो गई काशी से। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे से पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे से पूरक रहे हैं।
गंगा जमुनी संस्कृति यानी हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे। चलो, काशी में मरण भी मंगल माना गया है, काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों के एक होने व आपस में भाईचारा के साथ प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ देखो उनका देहांत कैसे हुआ। भारत रत्न से लेकर इस देश में ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के लिए नायक बने रहेंगे। देखो, कई लोग को अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण हो, भारत रत्न वगैरह बहुत बड़ा अवार्ड है, बट बिस्मिल्लाह खां अपनी संगीत यात्रा, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया संगीत को, इसके लिए हमेशा संगीत के नायक यानी हीरो बने रहेंगे। 90 वर्ष की भारी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा, यानी इच्छा कि सीखने की इच्छा को जिंदा रखा उस उम्र में भी। और 90 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ 21 अगस्त 2006 को और खत्म हुआ ये चैप्टर इज संस्कृति, जिसको लिखा है भनंद आनंद कौशल्यायन ने। भनंद आनंद कौशल्यायन, BAK से याद रख लो। चलो आगे आओ, एक एक लाइन से समझेंगे इस चैप्टर को भी। क्या लिखा है देखो, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है वो कौन से दो शब्द हैं? एक सभ्यता और एक संस्कृति। इन्हीं दोनों शब्दों को आज हम समझेंगे इस चैप्टर में। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, विशेषण क्या होता है? जैसे कोई एक वर्ड है उसके पहले लग गया विशेषता बताने के लिए, जैसे सुंदर हाथी, तो हाथी के पहले अगर सुंदर लग गया तो वो सुंदर क्या है? विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो कई सारी विशेषण शब्द लग जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों को जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आता रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? आओ देखते हैं, समझते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की, यानी उस समय का इमेजिनेशन करो जब मानव समाज अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, यानी जब अग्नि यानी आग का आविष्कार नहीं हुआ था। आज तो घर घर में चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। आविष्कर्ता यानी आविष्कार करने वाला, कितना बड़ा आविष्कार करने वाला होगा। एक तरीके से साइंटिस्ट कह लो, एक तरीके से सब कुछ कह लो उसको, कि वो कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा उस टाइम का, जिसने आग का आविष्कार किया जब उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। अथवा एक और कल्पना कीजिए, यानी एक और इमेजिनेशन कर लो उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था। क्या नहीं था? सुई धागे के बारे में नहीं पता था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले ये बात आई होगी कि लोहे के टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे में छेद करके और छेद में धागा पिरो करके कपड़े के दो टुकड़े को एक साथ जोड़ा जा सकता है, वह भी कितना आविष्कर्ता रहा होगा। समझ रहे हो? यानी वो भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। अब इन दो उदाहरणों पर सोचते हैं कि पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागा के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे की आविष्कार, यानी कर सकने की शक्ति और उसका आविष्कार करना, ये दो चीजें हैं। तो जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखो, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ उसे वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। ठीक है? और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, यानी जो आविष्कार हुआ एक्चुअली में, वो चीज उसे अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। समझे? कि जिस इंस्पिरेशन से वो काम हुआ उसको क्या कहलाया? वो है उस विशेष की संस्कृति, और जो चीज का आविष्कार हुआ वो क्या है? सभ्यता। सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन। आगे आओ, जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। परिष्कृत यानी शुद्ध, कि जिसके अंदर जो चीज 100% प्योरिटी के साथ होगी वो उस चीज का आविष्कर्ता होगा। फिर आगे देखो कि वह व्यक्ति ही वास्तविक सांस्कृतिक व्यक्ति है और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई। क्या मतलब है? इसको फिर से देखो। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, ठीक है, किंतु उसकी संतान उसको अचानक ही वैसे ही मिल जाती है, अनायास, यानी कि बिना किसी मेहनत के मिल जाती है। तो वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले हो सकता है, सिविलाइज्ड भले हो सकता है, बट संस्कृत नहीं कहला सकता। ठीक है? उसी तरीके यहाँ पे न्यूटन के किसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन को ढूंढा, पर
क्या होगा कि आने वाले विद्यार्थी जो न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही बन जाएं, अधिक सिविलाइज्ड बन जाएं, मॉडर्न बन जाएं, बट वो न्यूटन जितना संस्कृत नहीं बन सकते। अब ये देखो, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही, कि पेट की ज्वाला यानी कि भूख थी तभी तो एक प्रेरणा थी। जब भूख लगी थी, बोलते ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब भूख लगी थी तभी वो आविष्कार हुआ। सुई धागा के आविष्कार में शायद शीतोष्णा यानी कि ठंड वंड से बचने के लिए शरीर पे कपड़ा चाहिए हो, उसके लिए वो प्रेरणा रही हो। लेकिन आज के समय पे जब खुले आसमान के नीचे जब कोई सोता है तो उसको केवल नींद नहीं आती, क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। मोती भरा थाल का मतलब कि पूरे स्काई में ढेर ढेर डॉट डॉट तारे, ये क्या है, यानी जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उसमें। तो पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश है हमें संस्कृत आदमियों से ही मिला है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये नहीं कि पेट भर गया और तन ढक गया तो मतलब खत्म संस्कृति हो गया, खत्म संस्कृति जननी बस उतनी है। नहीं, जो लोग नॉर्मल लाइफ में भी, आज के भी लाइफ में जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि अलग अलग चीज़ों में, जैसे कोई ऊपर एस्ट्रोनॉट वगैरह जैसा इंटरेस्ट होता है कि यार ऊपर देखता है आसमान में तारों में, कोई जीव जंतुओं में इंटरेस्टेड रहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वो सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया, मनीषी, कि रात को देखो लिखा गया, रात को तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता है। यानी मनीषी मतलब विद्वान लोग। आगे देखो क्या लिखा है, भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये दोनों ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? क्या क्या? भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सी। दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझी होगी। फॉर एग्जाम्पल, रोगी बच्चा सर्दियों, रोगी बच्चे को सारी रात गोद में माँ लिए जो माता बैठे रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है। उसी तरह जैसे कई लोग होते हैं ना जो दूसरे के लिए अपनी लाइफ वो कर देते हैं, उनके बारे में आगे लिखा गया है। जैसे सुनते हैं कि रूस का अभाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था। उसी तरह कार्ल मार्क्स थे जो अपना सारा जीवन दुख में बिता दिए मजदूरों की खुशी के लिए। फिर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया गया है। फिर नीचे आओ, हमारी समझ में ये क्या लिखा है, हमारी समझ में संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। महामानव जैसे पूर्व सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध। और पढ़ो, और सभ्यता क्या है, ये तो संस्कृति समझ गए हम। सभ्यता क्या है, संस्कृति में ये डेफिनेशन लिखना अगर लिखने को आएगा, सभ्यता के बारे में क्या लिखोगे, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, उसका रिजल्ट, आउटकम, हमारे खाने पाने का तरीका, हमारे उड़ने पहनने का तरीका, कि जब एक आविष्कार हो जाता है तो कैसे लाइफ इंप्रूव होती है, लाइफस्टाइल, सिविलाइजेशन, वो क्या हो गया, संस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। यानी जिस कारण से मनुष्य अपने ही विनाश में जुटा हुआ है, गलत काम कर रहा है, उसको क्या समझें, सभ्यता समझें या असभ्यता। तो संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह अनसंस्कृति हो जाती है, और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम अभ्यस्तता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। ठीक है, अब ये पढ़ो, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट को ढेर का बोध होता है वह ना ही संस्कृति है ना ही रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी एक नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट, आखिरी वाले देखो, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, यानी कि उसको अलग नहीं कह सकता, अनडिवाइडेड वस्तु है। क्या, मानव संस्कृति, ह्यूमन सिविलाइजेशन, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। यानी जितना अकल्याण यानी कि जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्निटी के, सिविलाइजेशन के, उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ, अच्छा और स्थायी, स्टेबल क्या है, उसके कल्याण वाले अंश यानी पॉजिटिव अंश। खत्म होता है ये भी चैप्टर, खत्म हुआ ये वीडियो। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन की वीडियो डली हुई है, जाकर देखना, और हिंदी का पेपर जला करके आना। मुझे तुम्हारे रिएक्शंस चाहिए पेपर के बाद कमेंट सेक्शन में।